हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का सीबीटी 1। तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा उठाए जा रहे हैं, पर रेलवे बोर्ड उनकी सुन नहीं रहा है। रेलवे बोर्ड सिर्फ अपनी जो बात है वो मनवाने में लगा हुआ है। वो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा और वो बार-बार अपने नोटिफ़िकेशंस को ला कर के स्टूडेंट्स के सामने रख रहा है और वो बता रहा है कि देखिए हमने जो बोला था, वही हमने किया है, पर मेरा मानना है कि आपने जो बोला था, वो आपने नहीं किया है। कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि सबके सामने होना चाहिए, उन पॉइंट्स को मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, वो बार-बार अपने नोटिफ़िकेशंस के बारे में बोल रहे हैं, तो उन्होंने तो ये भी बोला था कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा, वो टेंटेटिवली जो है, वो जून टू सितंबर 2019 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो आप अपने नोटिफ़िकेशंस को बार-बार ला रहे हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने तो जो बोला वो आपने नहीं किया, ठीक है? दूसरी बात, ये वो सारे पोस्ट हैं जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में ये सारे पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था और इसमें से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। मेरा मानना ये है कि ये एक पहला स्टेज का एग्ज़ाम था और सारे जो पोस्ट हैं उनके लिए कंबाइंड एग्ज़ाम लिया गया था। तो आपको एक कॉमन कट ऑफ बनाना चाहिए था जो कि आपने नहीं बनाया। ठीक है? क्योंकि आप सारे पोस्ट का एग्ज़ाम अगर आप साथ में ले रहे हो, तो आपको एक कॉमन कट ऑफ ही देना चाहिए, ना कि आप लेवल वाइज़ कट ऑफ दे दो या फिर पोस्ट वाइज़ कट ऑफ दे दो। इससे घाटा ना सिर्फ़ वैसे स्टूडेंट्स को हुआ है जो क्वालीफ़ाई नहीं कर पाए हैं, बल्कि वैसे स्टूडेंट्स का भी होगा जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर लिया है। ठीक है? तो चलिए, ये आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे पोस्ट थे जिनके लिए एनटीपीसी ने अपना एडवर्टाइज़मेंट निकाला था। बट उन्होंने क्या किया कि एक कॉमन एग्ज़ाम तो लिया, लेकिन सीबीटी 1 के बाद ही उन्होंने लेवल वाइज़ और पोस्ट वाइज़ कट ऑफ दे दिए। पोस्ट वाइज़ कट ऑफ कुल 13 आप यहाँ देख सकते हो कि ग्रेजुएट के लिए 8 पोस्ट था और अंडर ग्रेजुएट के लिए 5 पोस्ट था। यानी कि टोटल 13 पोस्ट के लिए उन्होंने 13 कट ऑफ्स जारी किए हैं। यानी कि जिन्होंने लेवल 6 क्वालिफ़ाई किया है, लेवल 6 के लिए क्वालिफ़ाई किया है, तो लेवल 6 में भी 2 पोस्ट हैं, स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लेवल 6 में सिर्फ़ एक पोस्ट स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफ़ाइड हैं। तो आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आप कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे। चाहे आपका सीबीटी 2 में मार्क्स उस ज़ोन में कमर्शियल अप्रेंटिस के जितना ही हो, बट आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको पहले ही सीबीटी में बता दिया गया है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेशन मास्टर के लिए एप्लीकेबल हो, ना कि कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए, क्योंकि दोनों का कट ऑफ अलग-अलग जारी किया गया है। ठीक है? अब चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे आरआरबी ने अपने पैरा 6 में क्लियरली ये मेंशन किया है कि आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स दी वैकेंसीज़। आप जब कोई भी नोटिफिकेशन देते हो, तो आप जहाँ भी आप मेंशन करते हो, तो आपको वहाँ पे पूरी बात मेंशन करनी चाहिए। अब कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ इस पॉइंट को देख करके एग्ज़ाम लिख रहा होगा, तो उसे तो यही लगेगा कि टोटल वैकेंसीज़ जो है उसके 20 टाइम्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं। आपने यहाँ पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है कि आप लेवल वाइज़ कट ऑफ बनाने वाले हैं। लेवल वाइज़ आप 20 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं और पोस्ट वाइज़ आप 20 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं। तो यहाँ भी आपने बिल्कुल बहुत बड़ी गलती की है। आपने स्टूडेंट्स को धोखे में रखा है और आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आप अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो, ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हो। ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखिए, इस पॉइंट में आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि ऑन कंप्लीशन, मैं आपको बता दूं, दिखा दूंगा मैं आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे पढ़िए। ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस,
RRBs will allot post and railway unit as per the options of the eligible candidates only subject to merit, medical standard and vacancy position। आपने यहाँ पे कहा है कि जब सारे स्टेज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप पोस्ट अलॉट करोगे, ना कि आप CBT 1 में ही पोस्ट अलॉट कर दोगे। आपने ऑब्वियसली CBT 1 में पोस्ट अलॉट किया है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने पोस्ट अलॉट नहीं किया है। आपने पोस्ट अलॉट किया है, आपने सर्टेन स्टूडेंट्स को बता दिया है कि आप स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल हो या फिर गुड्स गार्ड के लिए एलिजिबल हो या फिर दोनों के लिए एलिजिबल हो, आप लेवल 4 के लिए एलिजिबल हो, लेवल 3 के लिए एलिजिबल हो। आपने ये पहले स्टेज में ही बता दिया, जबकि आपने अपने नोटिफिकेशन के ही 1.11 पैरा में आपने ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRBs विल अलॉट पोस्ट, ना कि CBT 1 ख़त्म होने के बाद ही आप पोस्ट अलॉट कर दोगे। दूसरी बात यहाँ पे इस पॉइंट में मैं वापस आऊँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि RRB बार बार ये बोल रहा है, आप जैसे देख पा रहे हो कि RRB बार बार ये बात बोल रहा है कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब नोटिफिकेशन में जैसा है वैसा ही होगा। आप ये बात कैसे कह सकते हो जब कि आपने अपने ही नोटिफिकेशन में ये कह रखा है क्लियरली कि RRBs रिजर्व द राइट टू इनकॉर्पोरेट एनी सब्सिक्वेंट चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, additions in the terms and conditions of recruitment under this CEN as necessitated and applicable। तो जब आपने खुद ही ये बोल रखा है कि ज़रूरत पड़ने पर इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, सब्सिक्वेंट चेंजेस किया जा सकता है, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि जो नोटिफिकेशन हमने दे दिया बस वो फुल एंड फाइनल है, अब कुछ भी नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। आप अभी भी छात्र हित में फ़ैसला कर सकते हो, आप चाहो तो रिवाइज़ रिज़ल्ट दे सकते हो। आपने खुद ही नोटिफिकेशन में ये बात क्लियरली कह रखी है, ठीक है? तो ये पॉइंट भी यहाँ से क्लियर होता है कि यहाँ जो RRB बार बार ये अपनी बात को दोहराता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, हो बहुत कुछ सकता है, आप करना नहीं चाहते हो, ठीक है? चलिए, ये पॉइंट भी आपने देख लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये आप जो देख रहे हो ये बहुत बड़ा एक इशू है। इशू कैसे है? जब RRB ने अपना रिक्रूटमेंट निकाला था तो उस टाइम पे 2019 चल रहा था, वो भी मुझे जहाँ तक लगता है फरवरी मार्च का मंथ था, और आज आप फरवरी मार्च 2022 ऑलमोस्ट आप पहुँच चुके हो। तो आप 3 साल का डिले कर चुके हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ठीक है? अब आप एक बात बताइए कि क्या ये ज़रूरी है कि उस टाइम जो स्टूडेंट स्टेशन मास्टर के लिए फ़िट हो रहा था, मेडिकली जो फ़िट था, वो आज भी स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड के लिए फ़िट हो? क्योंकि स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है? तो आप ये बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिन सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था उस टाइम उनकी मेडिकल स्टैंडर्ड रही होगी A2, उन्होंने चेक कराया होगा, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहा होगा और उन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी में स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड को ऊपर रखा होगा, ठीक है? अब अभी क्या है कि आपने पोस्ट वाइज कट ऑफ निकाल दी है, ठीक है, और आपने लेवल वाइज कट ऑफ निकाल दी है। अब कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो लेवल 6 और लेवल 5 के कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, उसमें भी पर्टिकुलरली गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर के ही कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं वो। तो अब आप बताइए कि वैसे स्टूडेंट्स तो सिर्फ गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर के लिए एप्लीकेबल होंगे, जबकि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज हो चुका होगा, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 हो चुका होगा या फिर B2 हो चुका होगा। आप तो जानते हैं रेलवेज़ में स्ट्रिक्टली मेडिकल बहुत, मतलब ये तो पूरा आई तो आपका पूरा अच्छा होना चाहिए। मेडिकल में आई को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब आप बताइए कि वैसे स्टूडेंट्स का क्या गलती है जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड को उस टाइम अपने उनका जो आई क्राइटेरिया था वो मैच करते हुए भरा था, बट आज उनको चश्मा लग चुका है या उनका मेडिकल स्टैंडर्ड डाउन हो चुका है। तो वैसे स्टूडेंट तो CBT 2 देने से पहले ही बाहर हो चुके हैं, जिन्होंने सिर्फ स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड को ऑप्ट किया था और उन्होंने स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड के ही कट ऑफ को पार किया है। वैसे स्टूडेंट आप कंपटीशन से बाहर हो,
ठीक है। तो ये सारी बात है और दूसरी बात अदर स्टूडेंट्स में भी सेम चीज़ लागू होती है। आपने उस टाइम के हिसाब से जो मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने फॉर्म भरा होगा, आज 3 साल बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो सकता है चेंज हो गया हो और अब आप सीबीटी 2 देने से पहले ही खुद को बाहर मानिए, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है इन 3 सालों में तो। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड की यहाँ भी एक बहुत बड़ी गलती है। यहाँ से भी पता चलता है कि उन्हें लेवल वाइज या फिर क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं देना चाहिए था। अगर आज रेलवे बोर्ड एक कॉमन कट ऑफ निकालती, ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड को ऑप्ट किया होगा अपने हायर प्रायोरिटी में, वो अपना जो उस कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो उन्होंने वो उसको हटा देते, वो एग्ज़ाम नहीं देते उनका, तो उनको अगला पोस्ट प्रायोरिटी मिल जाता। अच्छा, जिन्होंने गुड्स गार्ड को रखा होगा ऊपर, ठीक है, वो लेवल 5 में अपीयर नहीं होते, एटलीस्ट उन्हें लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 2 तो मिलता। बट अब तो उनके हाथ से ये सारा चीज़ जा चुका है, अब उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेलवे ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सारा जड़ जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। रेलवे बार बार अपने नोटिफिकेशन के पैरा 13.1, 13.2 और जो एक उनका डायग्राम है जो बताता है कि किस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे चलेगा, उसको साइड करता रहता है। अब यहाँ पर भी रेलवे पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? देखिए, पहली चीज़ जो है उन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज़ ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द सीबीटी विल बी जनरली इन कन्फॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। ठीक है, आपने यहाँ ये लिखा है कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। अब एजुकेशनल स्टैंडर्ड, लोग तो 12th पास भी भर रहे हैं, लोग ग्रेजुएट भी भर रहे हैं। अब वो क्या समझे इस बात से, 12th वाले क्या समझे कि 12th लेवल का पेपर आएगा या फिर ग्रेजुएट लेवल का आएगा? ग्रेजुएट वाले क्या समझे कि ग्रेजुएट का आएगा या 12th लेवल का आएगा? आपने कहीं भी क्लियरली ये मेंशन नहीं किया है कि जो पेपर होगा वो 12th लेवल का होगा। आपने पेपर अपने हिसाब से बनाया है, ना कि ये ध्यान रखते हुए कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, आपने 12th के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को साथ में दौड़ा दिया है। यहाँ पर भी आपकी गलती है, आप मानिए या नहीं मानिए, ये बिल्कुल आपने गलत किया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 13.2 ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, क्योंकि रेलवे इसी को बार बार साइट कर रहा है अपने सारे जो भी उनका क्लैरिफिकेशन है उसमें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर गौर से हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि सेपरेट सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ 7 सीपीसी लेवल, लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6 विथ ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल। All posts falling within the same level of 7 CPC shall have a common second stage CBT. ठीक है, if candidates are eligible for more than one level of 7 CPC post as per their educational qualification, they have to give common first stage CBT and corresponding second stage CBT for each level of 7 CPC as per the table given in para 13.6। वहाँ भी चलेंगे, पर आप यहाँ समझिए, इसको इसको इन्होंने बोल्ड में कर रखा है। तो स्टूडेंट्स कई बार इन चीज़ों पे ध्यान, स्टूडेंट्स कई बार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जो कि बोल्ड नहीं है, इन चीज़ों पे इन चीज़ों पे स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ये बोल्ड नहीं है। बट रेलवे ने जिसको बोल्ड कर रखा है उसकी बात अभी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे इन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि हम जो कट ऑफ बनाएंगे वो लेवल वाइज बनाएंगे या फिर पोस्ट वाइज बनाएंगे। क्या इन्होंने यहाँ कोई क्लैरिफिकेशन दिया है इस रिगार्डिंग? नहीं। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7 सीपीसी लेवल। यानी कि ये सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं कि सेकंड स्टेज में आपका जो सेपरेट एग्ज़ाम होगा लेवल वाइज। ठीक है, आपने ये ज़रूर लिखा है कि सीबीटी 2 में सेपरेट एग्ज़ाम होगा लेवल वाइज, लेकिन इसका कहाँ से आपने ये मतलब निकाल लिया कि हम लेवल वाइज कट ऑफ भी प्रिपेयर कर देंगे?
आपने ये तो नहीं लिखा कि हम लेवल वाइज कट ऑफ भी प्रिपेयर कर देंगे और फिर उस लेवल वाइज कट ऑफ में फॉल करने वाले को करस्पॉन्डिंग लेवल वाइज सीबीटी टू सेकेंड स्टेज देने को मिलेगा। आपने तो यहाँ सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। आपने यहाँ सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी है। आपने यहाँ पे जो बात करी है वो करी है कॉमन सीबीटी सेकेंड स्टेज सीबीटी की, और ऑल पोस्ट फॉलोइंग विद इन सेम सेम लेवल ऑफ 7 सीपीसी। आपने ये सारी बातें करी है। आपने कहाँ ये चीज़ बोला है कि हम जो कट ऑफ बनाने वाले हैं वो पोस्ट वाइज बनाने वाले हैं, लेवल वाइज बनाने वाले हैं। इसीलिए आप अपना जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम होगा वो उसी के हिसाब से दीजिएगा। आप ये मत समझिएगा कि आपका जो सीबीटी 1 है वो पहले की तरह ही होगा। आपने ये कहीं भी किसी भी तरह से इस चीज़ को आपने मेंशन नहीं किया है। हाँ, आपने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है और बहुत चालाकी से किया है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही चालाकी से किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो नहीं समझते ना। आपने पूरा 71 पेज का आपने एक पूरा एक खाका तैयार कर दिया है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा ऑर्डर आ जाता है, कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है। आपने उतना बड़ा नोटिफिकेशन तैयार कर दिया है और आज जब आपका ये नोटिफिकेशन का लूप होल जब स्टूडेंट्स को पता चल रहा है तो आप अपने नोटिफिकेशंस को बार बार ला करके स्टूडेंट्स के सामने रख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपने क्या किया है यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट। यहाँ तक पढ़ने के बाद क्या पता चलता है कि आप 20 टाइम्स कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट के बराबर स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करने वाले हो। यहाँ तक तो पता चलता है, ठीक है। एज पर देयर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी, यहाँ तक भी समझ में आता है। बट आपने ये जो चालाकी से यहाँ जो एक चीज़ जो जोड़ रखा है, ये स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए आपकी चालाकी को। यहाँ पे आपने जो कम चॉइस ऑफ पोस्ट आपने कर रखा है, ये चीज़ आपको खुद पता नहीं होगी तो स्टूडेंट्स को कहाँ से पता चलेगा। ना आपने इसके बारे में कोई किसी तरह से कोई क्लैरिफिकेशन दिया है, ना कोई आपने एग्ज़ाम से पहले किसी तरह से स्टूडेंट को ये बताने की कोशिश की है कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो इस तरह से होगा। अच्छा, दूसरी बात, आपने यहाँ पे क्लियरली बताया है कि कम चॉइस ऑफ पोस्ट, मतलब पोस्ट के हिसाब से आप जो होगा आप सीबीटी 1 का रिज़ल्ट देंगे। अब मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आप इस चीज़ को आप देखिए, आप पढ़िए, ये यहाँ से पढ़िए। Once candidates have been impaneled as per their merit choice, they will forfeit the right to be considered for any other post category within the same level of 7 CPC। आप CBT2 के बाद जब पोस्ट एलोकेट करते हो तब आप जो है यहाँ पे क्लियरली लिखते हो कि दे विल forfeit the right to be considered for any other post category within the same level of 7 CPC। तो आपने जब CBT1 में चॉइस ऑफ पोस्ट के हिसाब से अलॉट किया है पोस्ट सॉरी वैकेंसीज़ को, तो आपने फिर यहाँ पे आपने एक स्टूडेंट को फिर बार बार क्यों आपने कंसिडर किया? एक स्टूडेंट को आपने जब यहाँ पे क्लियरली लिखा है दे विल फॉरफिट द राइट टू बी कंसिडर फॉर एनी अदर पोस्ट कैटेगरी, तो आपने जब सीबीटी 1 में पोस्ट वाइज ही आपको कट ऑफ बनाना था, तो आपने जब किसी स्टूडेंट को स्टेशन मास्टर के लिए आपने उसको जब रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि हाँ इस स्टूडेंट का पोस्ट प्रायोरिटी में स्टेशन मास्टर सबसे ऊपर है और इसका मार्क्स उतना है कि ये पोस्ट वाइज स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल है, तो जब आपने किसी स्टूडेंट को स्टेशन मास्टर का पोस्ट अलॉट कर दिया तो फिर आप उसी स्टूडेंट को वापस से फिर कमर्शियल अप्रेंटिस में भी अलॉट कर रहे हो, आप वापस से लेवल 4 में भी उसको अलॉट कर रहे हो, आप लेवल 3 में भी अलॉट कर रहे हो, लेवल 2 में भी अलॉट कर रहे हो। ये मतलब कैसा आपने पोस्ट वाइज कट ऑफ बनाया है, मुझे मेरी समझ से तो बाहर है। ना स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, ना मेरी समझ में आ रहा है। पता नहीं आप क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो रिज़ल्ट, मुझे तो नहीं पता चलता है, ठीक है। मुझे तो बस इतना पता है कि अगर आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ ही बनानी थी, तो अगर आपने किसी स्टूडेंट को स्टेशन मास्टर के लिए कंसिडर कर लिया एक बार, तो उसे वापस से दूसरे पोस्ट में कंसिडर करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, आपको
सीबीटी 2 दिलाना था ना, आपको तो पोस्ट अभी तो यार आपकी गलती यही है कि आपको पोस्ट वाइज़ अभी तो बनाना ही नहीं चाहिए था, ना लेवल वाइज़ बनाना चाहिए था, ना पोस्ट वाइज़ बनाना चाहिए था। अब आप चूँकि ये हवाला दे रहे हो कि हमने नोटिफ़िकेशन में पोस्ट वाइज़ हमने बोल रखा है, ठीक है, आप पोस्ट वाइज़ कट ऑफ बना रहे हो, तो आप जब किसी स्टूडेंट ने स्टेशन मास्टर के कट ऑफ को पार कर लिया और उसके पोस्ट प्रायोरिटी में स्टेशन मास्टर नंबर 1 पे है, आपने उसको एक बार कंसिडर कर लिया कि आप सीबीटी 2 में हम आपको आपके सीबीटी 1 के मार्क्स के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं स्टेशन मास्टर के लिए। अब आपका आगे का जो जर्नी होगा सीबीटी 2 में, वो आप उसके आगे आपको स्टेशन मास्टर मिलेगा या आपको कमर्शियल अप्रेंटिस मिलेगा या आपको गुड्स गार्ड मिलेगा, वो आपके सीबीटी 2 के मार्क्स पे डिपेंड करता है। लेकिन फ़िलहाल हमने आपको सीबीटी 1 में स्टेशन मास्टर के लिए कंसिडर किया है। ऐसा बोल के भी आप उसको एक कैंडिडेट को एक बार सेलेक्ट करके आप आगे भेज सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने चॉइस ऑफ पोस्ट, ये पोस्ट वाइज़ भी अगर आपने कट ऑफ बनाया है, तो ये भी गलत बनाया है, ठीक है? आपने क्या किया है कि आपने जो जिनका मार्क्स ऊपर था, जो स्टेशन मास्टर जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी में स्टेशन मास्टर था, सेकंड प्रायोरिटी में गुड्स गार्ड था, आपने क्या किया है, उसी कैंडिडेट को आपने स्टेशन मास्टर के लिए भी सीबीटी 2 में काउंट कर लिया है। फिर उन्हीं का आप सेकंड पोस्ट प्रेफ़रेंस देख रहे हो और उनको फिर इस गुड्स गार्ड के लिए भी सीबीटी 2 में काउंट कर लिया है आपने। ये तो गलत है। आपने खुद ही बोला है कि वन्स कैंडिडेट हैव बीन इम्पैनल्ड एज़ पर देयर मेरिट चॉइस, दे विल फॉरफिट द राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर एनी अदर पोस्ट कैटेगरी। तो आप अपने ही बोले नोटिफ़िकेशन में, फिर आप अपने ही फँस रहे हो बार-बार। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये रहा। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को देख कर के मुझे नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो लेवल वाइज़ आने वाला है या पोस्ट वाइज़ आने वाला है। आपने सीबीटी 1 कॉमन किया, ठीक है? सबों ने सीबीटी 1 दिया, सबों ने इन सारे पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया, ठीक है? अब आपने क्या किया कि सीबीटी 2 से पहले ही आपने अलग-अलग, इसके लिए अलग कट ऑफ बना दिया, इसके लिए अलग बना दिया, इसके लिए अलग बना दिया। आपने कहाँ यहाँ पे मेंशन किया है? आपने इस पूरे स्लाइड में आपने कहाँ मेंशन किया है कि आप लेवल वाइज़ कट ऑफ बनाने वाले हो? सीबीटी 1 में ही। आपने ये ज़रूर मेंशन किया है कि सीबीटी सेकंड स्टेज सीबीटी कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट होगा। लेवल 3 पोस्ट के लिए अलग होगा, लेवल 4 पोस्ट के लिए अलग होगा, लेवल 5 पोस्ट के लिए अलग होगा और लेवल 6 पोस्ट के लिए अलग होगा। आपने ये ज़रूर मेंशन किया है, मैं ये बोलूँगा कि आपने ये मेंशन किया है, लेकिन आपने कहाँ इससे इसको देख कर के कहाँ से ये पता चलेगा स्टूडेंट को कि आप जो सीबीटी 1 में ही कट ऑफ देने वाले हो, वो लेवल वाइज़ देने वाले हो और पोस्ट वाइज़ देने वाले हो? जनरल स्टूडेंट को तो यही समझ में आएगा ना कि मुझे एग्ज़ाम देना है, सीबीटी 1 देना है, उसमें मैं क्वालिफ़ाई कर जाऊँगा। अगर मैं ग्रेजुएट लेवल पे हूँ, तो फिर मुझे लेवल 4 भी देने को मिलेगा, लेवल 5 भी देने को मिलेगा, लेवल 6 भी देने को मिलेगा। जो 12th के कैंडिडेट हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि मुझे लेवल 2 और लेवल 3 देने को मिलेगा, ठीक है? और जो ग्रेजुएट के हैं, वो उन्हें सारा कुछ लेवल देने को मिलेगा। यहाँ से तो यही पता चल रहा है ना। यहाँ से आपको कैसे पता चल गया यहाँ से कि किसी स्टूडेंट को, किसी एवरेज स्टूडेंट को जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम देते हैं, जो गरीब हैं, उनको कैसे पता चलेगा इस स्लाइड को देख कर के कि उनका जो कट ऑफ है, वो लेवल सीबीटी 1 में ही उनका पोस्ट वाइज़ कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा और आपका लेवल वाइज़ कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा। उसको ये स्लाइड देख कर के कैसे पता चलेगा? आपने कहाँ लिख रखा है कि जो कट ऑफ होगा? अगर आपने नोट में भी दे दिया हुआ रहता है यहाँ पर, यहाँ जैसे आपने नोट में दे रखा है ये चीज़ यहाँ पे नोट में, अगर आपने नोट में भी दे रखा होता ना कि सीबीटी 1 में ही हम पोस्ट वाइज़ कट ऑफ बनाने वाले हैं, लेवल वाइज़ कट ऑफ बनाने वाले हैं, तो स्टूडेंट को समझ में आता है ये चीज़, ठीक है? लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, ठीक है? आपने बस ये बोला है कि कॉमन फॉर लेवल 2 पोस्ट होगा, कॉमन फॉर लेवल 3 पोस्ट होगा, कॉमन फॉर लेवल 4 पोस्ट होगा। आपने ये कहीं भी इसमें नहीं ज़िक्र किया है इसका कि हम जो कट ऑफ बनाने वाले हैं, वो लेवल वाइज़ बनाने वाले हैं या पोस्ट वाइज़ बनाने वाले हैं। ना, और ना ही इस स्लाइड को देखने के बाद ये समझ में आता है, एक जनरल स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं समझ में आएगा कभी भी कि आप लेवल वाइज़ कट ऑफ बना दोगे और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग सीबीटी 2 आप दिलवाओगे उसको, ठीक है? यहाँ इसको देख कर के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात समझ में आती है कि मुझे सीबीटी 1 जो है वो क्लियर करना है, उसका कट ऑफ क्लियर करना है जो कि कॉमन आएगा, और मुझे सीबीटी 2 जो है वो, अगर मैंने मान लीजिए कि मैं अगर मैं मुझे मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो मुझे लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, ये 3 चीज़ तो मुझे देने को मिलेगा ही मिलेगा, और लेवल 2 और 3 भी देने को मिलेगा। और 12th वाले ये समझेंगे कि अच्छा, मुझे तो लेवल 2 और लेवल 3 देने को मिलेगा। अब पता नहीं
आपकी रीज़निंग क्या बोलती है मुझे तो नहीं पता, बट इतना इंटेलिजेंट एनटीपीसी का एक जनरल स्टूडेंट नहीं होता है जो कि तैयारी करता है, वो समझ ले कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है? तो आपके आपका जो नोटिफ़िकेशन है वो भी कोई बहुत दूध का धुला हुआ नोटिफ़िकेशन नहीं है। आपने अपने नोटिफ़िकेशन में ही बहुत सारे लूप होल्स छोड़ रखे हैं। तो आपको रिवाइज़ रिज़ल्ट देने में क्या प्रॉब्लम है? आप रिवाइज़ रिज़ल्ट दे सकते हो। आप स्टूडेंट के फ़ेवर में फ़ैसला कर सकते हो। बट फिर भी आप नहीं देना चाहते, ये तो आपकी गलती है। ये तो कोर्ट में चैलेंज होगा ही, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। कोर्ट में चैलेंज होगा, और मुझे लगता है कि एक छात्र हित में फ़ैसला होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो 3-3 साल मेहनत करता है और फिर आपकी वैकेंसी क्लियर नहीं होती है, अभी भी नहीं होगी। आगे कब वैकेंसी आएगी वो भी नहीं पता है। और स्टूडेंट्स आपसे 7 लाख जॉब नहीं माँग रहे, वो तो सिर्फ़ ये बोल रहे हैं कि भैया हमें आप 7 लाख कैंडिडेट्स दे दो। अच्छा, आपने घोटाला कर रखा है, 10 टू 11th टाइम लेकर के आप बोल रहे हो कि 20 टाइम्स हमने लिया है, और आप ये 13.2 और 13 पॉइंट, यहाँ तो मैंने पूरा आपको बता रखा है कि आपने क्या गलती करी है। आई होप कुछ समझ में आए और आप छात्र हित में फ़ैसला करेंगे। धन्यवाद।